विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेपर लीक संशोधन बिल आखिरकार लोकसभा में पास हो गया है। मंगलवार को 9 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई थी। इसके बाद बुधवार यानी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक इस बिल को लेकर भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वही सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। What about this other type of person who is not a student? So she said the hallmark, she said the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. तो आपने सुना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर। बता दें कि ये जो विधेयक है ये ध्वनि मत से पारित हुआ है। विपक्ष ने भारी हंगामा किया, खासकर राहुल गांधी जब स्पीच दे रहे थे तो उस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से काफी ज्यादा दखल लेने की कोशिश हुई, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, उन्हें टोकने की कोशिश हुई। ये कहा गया कि आप तथ्यों पर आधारित बात नहीं कर रहे, आप हवाई बातें कर रहे हैं। खासकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच में भी थोड़ा बहुत बहस जैसी स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले 2024 में भी पेपर लीक को रोकने को लेकर एक कानून लाया गया था। वो कानून इतना कड़ा नहीं था जो ये नया वाला कानून आया है। 2024 वाले कानून में क्या था, उसमें 3 से 5 साल तक की सजा यानी जेल का प्रावधान था। इस बार में 5 से 10 साल यानी 3 से 5 को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहले क्या था कि जांच की कोई समय सीमा नहीं थी कि जांच कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वाले कानून में 2 महीने के अंदर जांच खत्म हो जानी चाहिए, उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस पेपर लीक कानून को और ज्यादा कड़ा बनाती हैं 2024 के मुकाबले। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। इस कानून में क्या कुछ है, इसके जरिए केंद्र सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है ऐसे वक्त में जब कॉकरोच जनता पार्टी का एक लंबा आंदोलन चला दिल्ली में। उस आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी की स्पीच को हमें कैसे देखना चाहिए, जिस तरह से वो अपनी स्पीच में धार दे रहे हैं और ज्यादा हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर अब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पीछे पड़ते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए केशव कर्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वन इंडिया के ही हमारे सहयोगी हैं। केशव जी, राहुल गांधी आज लोकसभा में आपको कैसे लगे, जो बातें रख रहे थे, खासकर जब उन्होंने कहा कि अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए छात्रों के साथ दिल्ली में जो कुछ 20 जुलाई को हुआ था? बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के ऑरा में बहुत तेजी से वृद्धि आई है, बहुत तेजी से बढ़ा है उनका ऑरा, संसद में भी, संसद से बाहर भी। और जैसे ही राहुल गांधी आज बोलने के लिए खड़े हुए, देश की पूरी जनता, जिनको भी राजनीतिक मामलों में थोड़ी भी दिलचस्पी है, मुझे लगता है वो राहुल जी के स्पीच का इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि विपक्ष के नेता हैं, वो एक आम सांसद नहीं है। और जिस तरह से टोका टोकी हुई है, मैं सबसे पहले राहुल गांधी से ही शुरू करता हूं। विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता को क्या संसदीय मर्यादाओं की जानकारी नहीं है? फिर वो ऐसे शब्द क्यों लेकर के आ रहे थे जिनको लोकसभा की कार्रवाई से एक्सपंज करना पड़े? नंबर 1, हालांकि देखिए, जिस संसदीय मर्यादा की हम बात करते हैं वैभव, इन दिनों लगातार वो संसदीय मर्यादाएं भी तार तार हो रही हैं। हम सिर्फ राहुल गांधी की बात क्यों करते हैं? इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री तक के बयान को, उनके स्टेटमेंट को
लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया है। तो जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो लोकसभा में इतने सालों से है। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा में है, आज हम 2026 की बात कर रहे हैं। 22 सालों से लगातार वो किसी न किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं देश के निचली सदन में। और क्या उनको मालूम नहीं है कि कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? तो राहुल गांधी का जो ये अटैक था, ये एक वेल प्लान्ड अटैक था। उन्होंने कहा भी कि वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी यहीं पर एक रणनीतिक चूक भी कर जाते हैं वैभव। अब जिस तरह का सब कुछ माहौल सेट था, राहुल गांधी बार बार ऐसी गलती करते हैं। वो पूर्व पीठिका बनाने में, वो बैकग्राउंड क्रिएट करने में इतना ज्यादा वक्त ले लेते हैं, इतना बड़ा तिलिस्म क्रिएट कर देते हैं कि लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। आज भी यही हुआ। राहुल गांधी जब तक की मतलब की बात पे आते, उससे पहले जो उन्होंने एक कहानी बनाई, एक पूर्व पीठिका बनाई, उसी को लेकर के अप्रूव शुरू हो गया। तो यह राहुल गांधी को अपने नेतृत्व शैली में जो लगातार तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट कनेक्ट कैसे हो। नंबर 1, एक तो ये बात हुई। नंबर 2, राहुल गांधी ने आज चुन चुन के, कहावत है, मतलब अगर टपोरी बॉलीवुड की भाषा में कहें तो कह के लेंगे, तो उसी तरह राहुल गांधी का ये निशाना भी था। आज जो हमला था, उन्होंने राजनाथ सिंह जो सदन के उपनेता हैं, उनके स्टेटमेंट के माध्यम से जो आरएसएस पर उन्होंने निशाना साधा, ये राहुल गांधी की स्टीरियोटाइप स्टाइल है। वो धर्मेंद्र प्रधान तो अब सीन में नहीं है, शिक्षा मंत्री पर भी बात नहीं करते हैं। वो बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, और वो बात कर रहे हैं आरएसएस पर। राहुल गांधी के पूरे स्पीच का जो बॉटम लाइन है वो ये कि देश की एकेडमियां कौन चला रहा है इस वक्त। देश के शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा मंत्री का आधिपत्य नहीं है, उनके निर्देश से नहीं चलता है। देश का शिक्षण संस्थान, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी आरएसएस के इशारों पर चलाया जा रहा है। और एक तरह से जो ये भारत में परीक्षा घोटाले, ये सारी बातें जो हो रही है, उसके लिए उन्होंने आरएसएस को ही कसूरवार ठहराया। और पार्लियामेंट एक मजेदार जगह है वैभव, जहां पर कहने के लिए तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप बोल कुछ भी सकते हैं। अगर राहुल गांधी यही आरएसएस वाली बात बाहर बोलते तो एक और मुकदमा इनके ऊपर लाद दिया जाता, एक और मानहानि का केस हो जाता। लेकिन संसद के किसी भी सदन में जो सांसद होते हैं, उनके पास एक प्रिविलेज होता है, एक विशेषाधिकार होता है। संसद में कही गई बातों पर आप मानहानि का मुकदमा नहीं दायर कर सकते हैं। इसी का फायदा दोनों पक्ष उठाता है। राहुल गांधी ने भी उठाया, और देखिए संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने तो कह दिया कि अगर मैं कहूं राहुल गांधी ने हत्या की है, अगर यही बाहर बोलते तो इनके ऊपर राहुल गांधी मानहानि का मुकदमा कर सकते थे। तो जो संसदीय मर्यादा है, उसको नियमों की आड़ में ये लोग हमेशा तार तार करते रहते हैं। राहुल गांधी के भाषण से मुझे थोड़ी खुशी और ज्यादा निराशा हुई। जिस तरह से लोकसभा में सरकार घिरी हुई थी, राहुल गांधी ने ऐसे विवादित शब्दों के उपयोग से उन्हें बचाव का मौका दे दिया। और देखिए, राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए, जैसे उन्होंने शुरू किया, विवाद हो गया। एक राहुल गांधी को रोकने के लिए 3 लोग सक्रिय थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू थे, शिक्षा मंत्री थे, और सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार उन्हें निर्देशित कर रहे थे। तो राहुल गांधी जितना ज्यादा स्कोर कर सकते थे, मुझे लगता है उतना कर नहीं पाए। देखिए, नीतिगत मामलों पर जब विपक्ष के नेता के तौर पर आप उस तरह से रूलिंग पार्टी को अटैक नहीं करेंगे, नीतिगत मामलों पर, लोगों के आचरण पर, उनके वेशभूषा पर, उनके बैकग्राउंड पर, उनका जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके व्यक्तिगत गुण या अवगुण हैं, अगर सिर्फ आप उनको निशाना बनाते रहेंगे तो आप केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। लेकिन अगर आप नीतिगत मामलों पर अटैक करते हैं तो आपके पास एक बड़ा कैनवास होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वहां पर एक गलती की है। वो लंबी बैकग्राउंड, विवादित बैकग्राउंड बनाने में जो असल मुद्दा था वो डाइल्यूट हो गया। मुद्दा तो यहां पर यह था कि जो संशोधन कर रही है सरकार, नियम तो इससे पहले भी हैं, सरकार की मंशा पर सवाल कब खड़े होते हैं? कानून बनाने को लेकर नहीं खड़े होते हैं।
बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब कहा गया होगा कि सरकार एक कानून नहीं बनाना चाहती है। सरकारों की मंशा पर सवाल उठते हैं कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। राहुल गांधी के पास बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, केस स्टडीज होंगे, जिसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो विवादों की भेंट चढ़ गया और लोकसभा में विपक्ष के नेता के बिना जबरदस्त भाषण के यह बिल पास हो गया। बिल्कुल केशव जी, सीजेपी आंदोलन को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का श्रेय किसे मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है कॉकरोच जनता पार्टी खुद ही श्रेय लेगी, क्योंकि आंदोलन उनके आधार पर ही खड़ा हुआ था, उन्होंने उसको लीड किया था। अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष जो रांका है उन्होंने, और मंच पर वो दिखे भी थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा कर रहे थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी भी गूंज कार्यक्रम में कर रहे थे, नीट पेपर लीक मसले को लेकर ही, छात्रों के हितों को लेकर ही। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर उन्होंने धरना भी दिया था। वो अपनी तरह की कोशिश कर रहे थे, सीधे तौर पर आंदोलन से नहीं जुड़े, वो जंतर मंतर नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी अपनी कोशिश जारी थी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का कद कमतर करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा? सीजेपी को जो बढ़ावा दिया गया, यह पूरा श्रेय देकर सीजेपी को? जी वैभव, राजनीति में भी और हमारे व्यवहारिक जीवन की बात करें, आम जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको रिपल इफेक्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कोई एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह जब एक जगह इकट्ठा होती है तब कुछ काम या कुछ नए फैसले होते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आपको बाजार जाना रहता है, कुछ एक जरूरत की सामान लानी रहती है, आप उसको इग्नोर करते हैं, फिर और कुछ जरूरत के सामान होते हैं। जब ये आपको लगता है कि अब इतनी सारी जरूरतों का सामान इकट्ठा हो गया है जिसको लाने के लिए अब बाजार जाना ही पड़ेगा, तब हम और आप बाजार जाते हैं। यह आम रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। वही कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां भी है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीजेपी मुख्य भूमिका में थी जरूर, लेकिन हम ये भी देखें कि 6 जून को उनका पहला प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, और 20 जून से वो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट के मानसून सत्र का पहला दिन था, उस दिन सीजेपी ने पार्लियामेंट मार्च की बात कही थी। बीच में सोनम वांगचुक आते हैं, आंदोलन से जुड़ते हैं, 18 दिनों का भूख हड़ताल करते हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या इस दरमियान कभी आपको लगा कि सरकार रत्ती भर भी झुकी है? रत्ती भर, अंश मात्र भी, रंच मात्र भी? मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी। शिक्षा मंत्री तो छोड़ दीजिए, शिक्षा मंत्रालय के जो बाबू होते हैं, जो मुनीम टाइप के लोग होंगे, उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं आया, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आया, कोई पार्टी का छुटभैया नेता तक सामने नहीं आया, और सबने कहा कि शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। सरकार को बैकफुट पर धकेलने में जनजी प्रोटेस्ट का योगदान है, लेकिन देखिए राजनीति होती है यह। जब एक वक्त सरकार को लग रहा था कि सिर्फ सीजेपी चिल्ला रही है, जंतर मंतर पर अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन जैसे ही इसमें राजनीतिक हस्तियों की आमद बढ़ती है, जैसे ही इसमें संजय सिंह आते हैं, डिंपल यादव आती हैं, धर्मेंद्र यादव आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, महबूबा मुफ्ती आती हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आते हैं, सरकार चौकन्नी हो जाती है। क्योंकि अब यह केवल एक कोई छोटे प्रोटेस्टर्स का समूह नहीं रह गया, अब यह एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रहा है। साथ ही साथ उसके बाद इसमें एंट्री होती है राहुल गांधी की भी, बहुत ही जोरदार तरीके से। आपने बहुत बेशक कहा कि राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम चला रहे थे, उत्तराखंड में उन्होंने रोड शो भी निकाला था, देश के तमाम हिस्से में जाकर वो इसकी बात कर रहे थे। लेकिन 20 जुलाई को पार्लियामेंट का जब मानसून सेशन शुरू हो रहा था, जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे कैंपेन को हाईजैक किया और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे, तो उस स्थिति में अभी की जो सरकार है या सत्ताधारी गठबंधन है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इसका श्रेय लोकसभा में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको मिल जाए। ठीक है, तो एक तरह से आप यह समझे कि यह सीजेपी का आंदोलन तो था ही, लेकिन राहुल गांधी फैक्टर जो था, कांग्रेस का प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जो प्रदर्शन था, उसने पुश किया सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए। तब फिर बैक चैनल सक्रिय हुए, सोनम वांगचुक से बात होने लगी,
रांका से बात होने लगी, सौरभ दास से बात होने लगी और अंततः एक समाधान पर पहुंचा गया। सीजेपी को जो इसमें क्रेडिट है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने अथक प्रयास किया और अंत में जीत भी हुई, लेकिन इसमें विपक्ष के फैक्टर को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में उस तरह का प्रदर्शन दिल्ली में नहीं होता, राहुल गांधी के जो विजुअल्स आपने देखे, तो शायद सरकार इतनी जल्दी बैकफुट पे नहीं जाती। और देखिए, ये वही सरकार है जो कहा करती थी कि ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। यही शिक्षा मंत्री, इनकी ऑडासिटी देखिए, जिस दिन पेपर लीक की घटना आई थी, प्रेस को इन्होंने स्नब कर दिया, एक शब्द भी नहीं बोला था। बीच में जब बात आई तो उन्होंने कहा कि वो चाह करके भी इस्तीफा नहीं दे सकते। यहां तक कि जो 20 जुलाई की बात हम कर रहे हैं, जिस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दिन भी इन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि इस्तीफे की कोई बात नहीं है। फिर आगामी 2 दिनों में क्या हुआ? 2 दिनों में विपक्ष की बढ़ती सक्रियता हुई, जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि अब हमें एक निर्णय लेना है और इस सरकार भी झुकती हुई दिखना नहीं चाहेगी। सरकार ने जो फैसला लिया उसका एट्रीब्यूशन उन्होंने दिया आंदोलन में शामिल हो रही एंटी नेशनल फोर्सेस पर। सरकार ने कहा कि भाई, इस आंदोलन में ऐसी शक्तियां शामिल हो गई हैं जो देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहती है। सुरक्षा और एहतियात के मद्देनजर शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो सरकार झुकती जरूर है, झुकती हुई दिखना नहीं चाहती है। इस पूरे आंदोलन को सीजेपी ने फ्रंट से लीड किया, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट शेयर है इसमें। लेकिन विपक्ष की जो सक्रियता बढ़ी थी आखिर के 1 हफ्ते में, बल्कि 2-4 दिनों में, उसको भी हम इसमें शामिल जरूर करें। बिल्कुल केशव जी, एक सवाल और है। पिछली बार जब संसद चला था, विशेष सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जो कि लोकसभा में पास नहीं करवा पाई थी केंद्र सरकार। उस दौरान तक राहुल गांधी इतने सर्वमान्य विपक्ष के नेता बने नहीं थे। तब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके पास अच्छे खासे सांसद थे और 15 सालों की सरकार थी। अब ममता हार चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल खुद अपना गढ़ हार चुके हैं, स्टालिन हार चुके हैं, दक्षिण में देखें नवीन पटनायक हार चुके हैं, नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति से थोड़ी बहुत दूरी बना रहे हैं। क्या इस वक्त राहुल गांधी अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत एक विपक्ष के नेता के तौर पर मौजूद हैं, उभर रहे हैं? बेशक बेशक, आपने बहुत अच्छा अंडरलाइन किया है वैभव। राहुल गांधी के अगर 2 दशकों से अधिक समय के संसदीय जो उनका रिकॉर्ड रहा है, जो उनका नेतृत्व का इतिहास है, उसमें राहुल गांधी इस वक्त अपने उरूज पर दिखते जरूर हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि राहुल गांधी गांधी परिवार के वारिस हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अगुवा हैं। उनको जिस तरह का प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए लीडरशिप में, वो अभी भी द बेस्ट इज येट टू कम, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं राहुल गांधी की जो नेतृत्व शैली में निखार आया है उससे इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखिए आमने सामने की लड़ाई हो, जिस तरह से यूएस में डिबेट्स होते हैं 2 कैंडिडेट्स के बीच में, तो अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वैसा ही अगर ओपन डिबेट्स हो, तो थिएट्रिक्स में अभी भी राहुल गांधी, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से पीछे रह जाएंगे। ये तो एक थिएट्रिक्स की बात हो गई। दूसरी बात यही, आज जब राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ तो मैं न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से ही बातें कर रहा था कि राहुल गांधी वो कनेक्ट बनाने में मिस कर जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, उनको लग गया कि ये पूरा मूवमेंट कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए, इसीलिए 12 बजे रात में वर्टिकल फोन पे वो रिकॉर्ड करते हैं मैसेज जेनजी के लिए। उनको पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस कहां है। तो जो हम बात कर रहे थे वैभव, एक लाइन और मैं जोड़ दूं, बिल्कुल, किस किस चीजों का योगदान रहा था। तो एक ये जेनजी फैक्टर का भी योगदान रहा था, क्योंकि अगर देखें 2010 के बाद से, बल्कि 2001 के बाद से नई सदी में जिस रफ्तार में भारत में फर्स्ट टाइम वोटर्स की, नए वोटर्स की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी बढ़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो इस वक्त जंतर मंतर पर या देश के दूसरे हिस्सों में हाथों में तख्तियां लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो विरोधी पार्टी के वोटर्स नहीं हैं।
वो उनके माता पिता इनके वोटर्स रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उसको डायरेक्ट एड्रेस किया। यही कनेक्ट बनाने की बात होती है। प्रधानमंत्री के पास तो इतना सारा कुछ है, 12 बजे रात में किसी को बुला लेते, वो अच्छी वीडियो बना के डालता है ना, किसी भी चैनल पे प्रसारित हो सकता था, मन की बात चला सकते थे। लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त उनका ऑडियंस जिस प्लेटफॉर्म पे है उसी प्लेटफॉर्म को वो हिट कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट को वो हिट करना चाहते हैं, और लगभग लगभग उसी भाषा शैली का भी इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि इसका भी मखौल बनाया जाता है, जो नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी यहीं पर चूक करते हैं। हम न्यूज रूम में बात कर रहे थे कि ये कनेक्ट नहीं बना पाते। इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार बिल लेकर के आई है, सरकार की नाकामी को उजागर करना चाहिए। बिल तो इससे पहले भी थे, और बिल में क्या है, मैं आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन बिल की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। इससे पहले 4 साल की सजा थी जी। इससे पहले जो बिल था उसमें। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको वैभव। जिस दिन प्रधानमंत्री यह घोषणा कर रहे थे कि नीट पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बिठाया जाएगा, ठीक उसी दिन दिल्ली नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बिहार पेपर लीक घोटाले में एक व्यक्ति का नाम था संजीव मुखिया। आप सर्च करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी दिन उसकी रिहाई होगी, एक्विटल हो गया। जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं। तब यह सवाल लाजमी है कि ये संशोधन, ये नए कानून, ये कड़े कानून किस काम आएंगे? जो लोग अभियुक्त होंगे उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिलेगा, तो ये फिर फास्ट ट्रैक अदालतें क्या करेगी? उन्हें रिहा कर देंगी। देश में निर्भया के बाद कितने कठोर कानून बने थे, लेकिन क्या हुआ? आज भी हम और आप ऐसे अप्रिय समाचार देखते हैं, सुनते हैं। क्यों उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? ये जो एक लाल फीताशाही है, एक एलीट कल्चर है, सरकार में पहुंच वाली बात है, ये सारी चीजों पर सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी के पास ये सारा मौका था। आज वो सरकार को उसी रणनीति में अच्छे से घेर के उनकी बजा सकते थे। राहुल गांधी ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन वो जो स्लॉग होता है, स्लॉग ओवर का फायदा नहीं उठा पाए। और सरकार तो खैर इसकी पूरी तैयारी करके आई थी, तभी लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ 3-3 मंत्री लगे हुए थे राहुल गांधी को घेरने के लिए। और उनकी हमेशा से ये कोशिश थी, वो चाहते थे कि जिस तरह से वाद विवाद बढ़े, उसी के बीच में ये बिल पास करवा लिया जाए। सरकार, मैं कहूंगा कि बहुत हद तक अपनी रणनीति में कामयाब रही। लोकसभा में विपक्ष ने भी बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा जरूर है, लेकिन देखिए, मैं वैसे तुलना नहीं किया जा सकता है दो अलग अलग कैरेक्टर्स में, लेकिन अखिलेश यादव, उन्होंने भी लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था और राहुल गांधी ने भी वक्तव्य दिया। अखिलेश यादव किस तरह सीधे मुद्दे पर आए, उन्होंने हार्ड हिटिंग की। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी उस फैक्ट तक आते आते, आरएसएस तक आते आते इतने लेट हो गए कि लोगों का जो इंटेंशन होता है, सॉरी अटेंशन होता है, लोगों का जो अटेंशन पैन होता है, वो उससे बाहर आ गए। ये चीजें राहुल गांधी को अपने नेतृत्व शैली में ये करेक्शन करने होंगे। डायरेक्ट, क्विकली मुद्दे पे आके हार्ड हिटिंग करना होगा। हर बार उन्हें ऐसा बना हुआ स्टेज नहीं मिलेगा। हालांकि ये पूरा स्टेज बनाने में सीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का, और खासकर मैं इसमें नाम लूं तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को एक अलग ऊंचाई दी, एक अलग धार दी। और मैं फिर से ये लाइन जरूर कहूंगा कि अगर राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि पीएम आवास के बाहर अगर वो एक प्रदर्शन नहीं स्टेज किया होता तो सरकार इतनी जल्दी इस फैसले पर शायद नहीं पहुंची होती। बिल्कुल केशव जी, एक बदलाव हम और देख रहे हैं। 2014 से जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में गई, उसके हाथ से सत्ता चली गई, राहुल गांधी बहुत अकेले से दिखते थे। उनके बगल में युवा नेताओं की एक फौज जरूर थी जो उन्होंने खुद तैयार की थी 2009 के आसपास। उसमें चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले, जितिन प्रसादा का नाम ले, आरपीएन सिंह का नाम ले, जो एक युवा ब्रिगेड हुआ करती थी, राहुल की कोर टीम के लोग। वो लोग उतना खुलकर राहुल का साथ नहीं देते थे,
ऐसा राहुल गांधी का मानना था। धीरे धीरे बीजेपी में भी चले आए, ये तीनों नेता भी बीजेपी में भी हैं, सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद। अभी 2024 के बाद हुआ क्या कि प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच गई। अभी आपको प्रियंका राहुल की ट्यूनिंग कैसे दिखती है? क्या राहुल गांधी को एक साथ मिल गया है, एक बहन का, पार्टी में एक मजबूत हाथ मिल गया है? वो जो मुद्दा बोलना चाहते हैं उसकी भूमिका पहले ही प्रियंका तैयार कर देती हैं, फिर राहुल आते हैं और उसको और अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। नहीं, बिल्कुल तालमेल तो सच में बहुत अच्छा है। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि इससे पहले जो इनके पास युवा नेताओं की फौज थी वो कारगर नहीं थी। वो कारगर थी, लेकिन सबकी वैभव अपनी राजनीति में भी महत्वाकांक्षा होती है। शायद उनकी महत्वाकांक्षा वहां पर पूरी नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। अगर मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात करूं तो देखिए, हर दिन आप भी वैभव अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, हर दूसरे दिन आपके एक्सपीरियंस में एक दिन ऐड हो जाता है। और आपको पता होगा कि जब हम और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, आपके प्रदर्शन में किस चीज को और बेहतर करने की जरूरत है, आई एम श्योर जब आप कल डिबेट होस्ट करेंगे तो आज से बेहतर दिखेंगे। ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। हर दिन हम इवॉल्व होते हैं। तो राहुल गांधी को जो नेतृत्व दिया गया था, मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहूंगा, वो गांधी फैमिली के वारिस होने के कारण दिया गया था। राहुल गांधी 2004 में पहली बार संसद पहुंचते हैं। 2009 के चुनाव में उनके पास मौका था मंत्रालय में जाने का, किस तरह से सरकारी कामकाज होते हैं उसमें उसका अनुभव लेने का, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया। और 2009 तक देखिए, राहुल 2009 से 2014 तक जो लोकसभा चली है उसमें राहुल गांधी का एंटाइटलमेंट देखिए। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ से बिल छीनकर पार्लियामेंट में उसको फाड़ के फेंक देते हैं। यह अनुभव की कमी थी। मैं इसको असम्मान नहीं कहता हूं, लेकिन उनको एक उनका एंटाइटलमेंट था कि वो गांधी परिवार से हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। ये उस समय के राहुल गांधी थे। और ये इस समय के राहुल गांधी हैं जो खड़गे को हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, जो उन्हें असफलताएं मिली है, जो उन्हें तंज मिले हैं, और जो उन्हें एक तरह से विश्वासघात भी मिला है। आज से 10 साल पहले कौन कह सकता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी को छोड़कर चले जाएंगे? कहीं से लग ही नहीं रहा था। जो दोनों में ब्रो कोड चल रहा था, एक जो झप्पी लगाई जा रही थी, सेम जैकेट दोनों पहनते थे, ऐसा माना कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाएंगे, जिंदल चले जाएंगे। आरपीएन सिंह का नाम आपने लिया, जिन्हें राहुल गांधी ने गृह राज्य मंत्री, आई मीन कांग्रेस की सरकार में गृह राज्य मंत्री तक बनाया गया, वो सभी लोग इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो एक कहावत भी है कि सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है ही ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो राहुल गांधी ने जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में लगातार असफलताओं की मार झेली है, लगातार व्यंग्य की मार झेली है, आलोचनाएं झेली है उसने, और जो इन्होंने लगातार यात्राएं की है पिछले 5 सालों में, खासकर मैं कहूंगा, तो उसने एक राहुल गांधी के नेतृत्व को एक नया आयाम जरूर दिया है। हालांकि राहुल को एक कंबाइंड अपोजिशन को लीड करने के लिए और कुछ त्याग करने की जरूरत भी है। उन्हें अब अपने आप को बड़े स्टेज के लिए तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखें कि राहुल गांधी के पास मौका था कि वो सीजेपी आंदोलन को भी सपोर्ट कर सकते थे, जहां की सीजेपी के आंदोलन में भारत के विपक्ष के अभी जितने भी ऑप्शंस हैं सब आपको दिखे होंगे, चाहे वो राजनीतिक विपक्ष हो, चाहे वो वैचारिक विपक्ष हो। वो सीजेपी के मंच पर था, केवल कांग्रेस नहीं थी। और कांग्रेस के भी एक आध छोटे लीडर्स वहां देखे गए, कुछ लीडर देखे गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। अगर राहुल गांधी वहां जाते तो आपने जैसा कहा वैभव कि इस वक्त लोकसभा का जो गणित है उसमें ऑब्वियसली राहुल गांधी के मुकाबले में कोई नहीं है। जो शतरप थे वो अपनी जमीनें बीजेपी को गंवा चुके हैं। तो या तो बीजेपी है और विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही है। तो स्वीकार्यता बढ़ाने का और एक जो सामूहिक विपक्ष का नेतृत्व करने का मौका राहुल गांधी के पास नेचुरली बन रहा है, उसे अविलंब ग्रैब करने की जरूरत है। आई एम श्योर राहुल गांधी अपने आप को इस भूमिका के लिए बहुत जल्दी ही प्रिपेयर कर लेंगे। जी वैभव। बिल्कुल। केशव जी, मेरा अगला सवाल यह है कि बीजेपी एनडीए अब इस
आक्रामक राहुल का, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल का सामना कैसे करने वाली है सदन में, सदन के बाहर भी? राहुल जिस राह पर चल पड़े हैं, प्रधानमंत्री को लेकर आज उन्होंने सदन में जैसी बातें कही है, गृह मंत्री पर जैसे उन्होंने हमला बोला है, वो सीधे टॉप 2 जो है उन पर ही निशाना साध रहे हैं। बाकी लोगों को तो कहते हैं कि ये तो बस उनके आदेशों पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी आने वाले वक्त में क्या रणनीति अपनाने वाली है? इस सत्र में अमित शाह को भी बोलना है, मोदी जी को भी बोलना है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी इस गलती से ऊपर उठना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसे गलती कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की आलोचना होनी चाहिए, गृह मंत्री की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अगर प्रधानमंत्री का एक्सेंट सही नहीं है, या एक व्यक्ति के रूप में गृह मंत्री का पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ और है, हर चीज में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर डायरेक्ट अटैक करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 1, मैं क्यों कहता हूं कि राहुल गांधी को इससे ऊपर उठना चाहिए? एक तो विपक्ष के नेता है, उन्हें नीतिगत मामलों पर सरकार को घेरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो राहुल गांधी 2004 से ही कर रहे, माफ करें 2014 से ही कर रहे हैं। चौकीदार चोर है, चलाया उन्होंने, मैं भी चौकीदार आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए जो ये व्यक्तिगत हमले हैं वो कोई नया नहीं है। उससे पार पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वर्षों से करते आ रहे हैं। राहुल गांधी भी ये वर्षों से करते आ रहे हैं, और बीजेपी और उनके सहयोगी भी ये वर्षों से करते आ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहते हैं। एक अगंभीर नेता की छवि जो बार बार बीजेपी बनाना चाहती है राहुल गांधी की, उसी में ये ऐड ऑन होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर उठकर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसी फेल्योर है, आपको ये समझना पड़ेगा वैभव कि 2014 में कैसे आती है बीजेपी। वो मनमोहन सिंह की छवि को अटैक नहीं करते हैं, मनमोहन सिंह की पॉलिसी को पॉलिसी पैरालिसिस करके आते हैं कि इनकी वजह से देश का काला धन बाहर में बैठा हुआ है, इनकी वजह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, इनकी वजह से गरीबी है, इनकी वजह से भूखमरी है। वो पॉलिसी पर प्रश्न लगा के सत्ता में आए थे। उसी तरह इस सरकार का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, राहुल गांधी को उस पर अटैक करना पड़ेगा। और लगभग ये तीसरा कार्यकाल है, लगभग नहीं, ये तीसरा कार्यकाल है। 12 साल हो गए हैं, 13वें साल में यह सरकार प्रवेश कर चुकी है, और इसकी बहुत सारी नीतिगत गलतियां होंगी, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन एरर्स होंगे। राहुल गांधी को अब उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए। एनटीए का एक मुद्दा उसका उदाहरण है कि किस तरह से 2021, 2024, 2026 में अगर नीट का पेपर लीक हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एनटीए फ्रेमवर्क ऑन। ये सारे मुद्दे अब राहुल को अपने टू डू लिस्ट में शामिल करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जो डायरेक्ट हमला होता है उससे बीजेपी आराम से पार पा लेगी। उसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी होगी। प्रधानमंत्री भी आएंगे, अपने हम्बल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे, बोलेंगे वो चाय बेचते थे बचपन में इसीलिए उनका मजाक उड़ाया जाता है, गरीब घर के बेटे थे, उनकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। तो ये एक जो काउंटर अटैक होता है ना, वो लोगों के सेंटिमेंट को फिर से इग्नाइट कर देता है, वो उद्दीप्त कर देता है लोगों के मनोभावों को। क्योंकि भारत में अभी भी ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो हर दिन गरीबी का दंश झेलते हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो हम्बल बैकग्राउंड है वो उससे कनेक्ट करते हैं। तो राहुल गांधी को निजी हमलों से ऊपर उठकर नीतिगत हमले की तरफ बढ़ना होगा। बीजेपी को डिफेंड करना वहां पर मुश्किल होगा। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये आखिरी सवाल भी होगा। आने वाले कुछ महीनों में कई सारे अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी की सत्ता हटाकर वहां सरकार में आने को लेकर, उत्तर प्रदेश में उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा है, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, हिमाचल में उन्हें सत्ता बचानी है, उत्तराखंड में वो सत्ता में फिर से आने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है ये नए बदले हुए आक्रामक राहुल चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को लाभ दिलवा पाएंगे या सिर्फ अभी नैरेटिव वाली ही जंग लड़ते रहेंगे? देखिए, चुनाव में नैरेटिव का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे तो लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मैं थोड़ा बहुत समझने लगा था, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर राजनीति इतनी बुरी चीज भी नहीं मानी जाती है। 1989 से लेकर के अगर मैं 2024 तक का चुनाव देखता हूं, लोकसभा चुनाव और उसके बीच में हुई जो विधानसभा चुनाव हैं,
सारे के सारे चुनाव नैरेटिव पर लड़े गए। 1989 में जो चुनाव हुआ था, 1984 में देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रचंड बहुमत की लहर पर सवार होकर बनी राजीव गांधी की सरकार 1989 में गिर जाती है, क्योंकि उसमें बोफोर्स का नैरेटिव बनाया जाता है। और बोफोर्स के नैरेटिव पर जो सरकार आती है वो मंडल के नैरेटिव पर गिर जाती है। नैरेटिव का बहुत बड़ा योगदान होता है चुनावों में। 2014 में जीत किसकी है? नैरेटिव की है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप 2014 और 2024 को कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम विदेशी कर्जे की बात करें तो आप कंपेयर कीजिए आंकड़े को। लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा गया उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 2004 में इंडिया शाइनिंग का नैरेटिव फेल हो गया। उसमें यह नैरेटिव बनाया गया कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते केशव जा जी, रहे थोड़ी हैं। देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी से लोकसभा के सांसद संबित पात्रा राहुल गांधी के स्पीच पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया, और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी,
आपकी तरह देश के गृह मंत्री, मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं, बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं। वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। तो आपने सुना समित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर, उनके दावों को लेकर। तथ्यों की बात कर रहे हैं पात्रा। उनका कहना है कि राहुल गांधी को ज्ञात था या नहीं, उनकी बहन उनके कान में आकर बोल रही थी, उनके सहयोगी सांसद आकर बोल रहे थे, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे थे जो ना तो तार्किक थी और ना ही उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना था। केशव जी, अभी कुछ देर पहले हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपने राहुल गांधी को लेकर यही सब बातें कही थी जो अभी संबित पात्रा बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पात्रा अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी, मोदी जी बोलने आएंगे, शाह जी बोलने आएंगे, तो वो भी इसी को आधार बनाकर बोलने वाले हैं। राहुल की ये खामी कहें या उनके जो सहयोगी कोर टीम के लोग हैं जो उनके भाषण तैयार करते हैं, उनके अंदर कुछ खामी कहें, कहीं ना कहीं ये चीज भारी पड़ रही है राहुल गांधी को, जैसे गोली चलाने वाली बात। नहीं, अब देखिए, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी होती है? अब फिर उस हिसाब से देखें तो धर्मेंद्र प्रधान ने खुद तो पेपर लीक किया नहीं था, फिर इस्तीफा शिक्षा मंत्री का क्यों हुआ, या क्यों उनका इस्तीफा मांगा गया? आखिर शिक्षा मंत्रालय अगर धर्मेंद्र प्रधान के अधीन है तो अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो मंत्री की होती है। अगर गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली की पुलिस है और पुलिस लोगों पर अनुचित कार्रवाई करती है, डंडे, गोलियां, आंसू गैस जो भी चलाते हैं, आखिरकार उनकी जो फाइनल अकाउंटेबिलिटी है वो किसके पास होगी? अब विपक्ष के नेता संसद में गृह सचिव से तो यह प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न तो गृह मंत्री से ही पूछा जाएगा ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो राहुल गांधी वाज वेल विद इन हिज राइट्स। संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे। यह जो गृह मंत्री हैं उनके अधीन दिल्ली की पुलिस है, उसमें ऐसी कार्रवाई हुई, गृह मंत्री को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी बात को, आज लोकसभा में रहना चाहिए था। मुझे यह भी लगता है कि राहुल गांधी को बिलिटिल करने के लिए जो राहुल गांधी की छवि में इन दिनों उभार देखा जा रहा है, उसकी वजह से भी पता था कि आज इस मसले पर राहुल गांधी बोलेंगे तो संसद में न तो गृह मंत्री हैं न प्रधानमंत्री हैं। और अगर संसद में आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री होते तो राहुल गांधी उन्हें डायरेक्ट निशाने पर देते। पहले भी राहुल गांधी करते रहे हैं। तो राहुल गांधी का प्रश्न पूछना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाजायज है। हाँ, अब सवाल है कि यही चीज राहुल गांधी बाहर क्यों नहीं बोलते हैं। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि संसद में जिम्मेदारी से बोलनी चाहिए, इससे बड़ा हास्यास्पद आज के समय में कुछ नहीं है। संसद में कौन सा सांसद ऐसी जिम्मेदारी से बोलता है? बिल्कुल, ये बात तो सच है। निशिकांत दुबे के भाषणों को हम आजकल सुन रहे हैं, वो कैसी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में, दोनों को इसमें बराबर एक ही तराजू के एक ही पलड़े पे रखता हूं। दोनों एक ही जैसे हैं। वो जो संसदीय मर्यादा की बात थी वो पिछले 20 वर्षों से हमने नहीं देखी है। संसद में कैसे कैसे बातें की जा रही है, कैसे कैसे मुद्दे को डिमीन किया जा रहा है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, अटैक
हम हर दिन देखते हैं जब भी संसद का सत्र चलता है, और अधिकतर मौकों पर तो संसद का सत्र चल ही नहीं पाता है। तो ये सवाल राहुल गांधी के विषय के चयन को लेकर के यहाँ पर नहीं है। और जो कोटरी की बात एक आती है, जो सलाहकार वाली बात आती है, तो मुझे लगता है कि पिछले अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से, तो ये उनकी कार्यशैली भी बदली है। लेकिन अंततः सवाल यही हो जाता है कि जो बैकग्राउंड वाली, मैं बार बार लेके आता हूं उस बात को, कि राहुल गांधी को जननेता और कांग्रेस के नेता, इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। जब वो कांग्रेस की कार्य समिति को एड्रेस करेंगे तो सभी लोग अनुशासित रूप से उन्हें सुनते रहेंगे कि कब राहुल गांधी विषय प्रवेश करते हैं और कब राहुल गांधी कुछ मतलब उसका जो कोर इशू है उस पर आते हैं और उनके क्या गाइडलाइंस होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब ये पब्लिक एड्रेस में होंगे तो लोग इस बात का इंतजार नहीं करेंगे। कब तक इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि राहुल गांधी कब हमारे मुद्दे पर बोलेंगे। देखा, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, एक बात बोल दिया, दो बात बोल दिया, तीन बात बोल दिया, उसके बाद लोग उससे डिटैच होने लगेंगे। ये चीज स्वयं राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा, और अगर उनकी कोई स्ट्रैटेजिक टीम है तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ इश्यूज है, उस पर राहुल गांधी और डायरेक्ट और बेलॉस और विथ फैक्ट्स हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में वो ऐसी बातों को रखे। जब ऐसा होगा तो जो राहुल गांधी का एक पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ ऑरा हम देख रहे हैं, उसमें जरूर ही और श्रीवृद्धि होगी। उनका जो एक राजनीतिक कद है वो बहुत बड़ा है। वैसे ही कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं हो जाता है। उनकी पार्टी के 99 सांसद लोकसभा में उनके साथ हैं, और जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी उनके नेतृत्व में लगभग इस वक्त सहमति जताते हैं। तो राहुल गांधी को मैं फिर से कहूंगा कि अपने इस लार्जर रोल के लिए जो छोटी छोटी ईगोइस्टिक इश्यूज हैं, जो महत्वाकांक्षा से संबंधित इश्यूज हैं, उसको किनारे रखना पड़ेगा। जो दलगत मतभेद है इंडी अलायंस में, उनको किनारे रखना पड़ेगा, और एक लार्जर भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को खुद को तैयार करना है। और निश्चित रूप से जो पिछले 5-7 साल के राहुल गांधी हैं, उनमें उनकी क्षमता में 10 साल पहले के राहुल गांधी की क्षमता से कोई तुलना नहीं हो सकती है। अंत में जो बात मैं पिछली बार आपने कहा था वो नहीं कह पाया, उसका भी उत्तर हाँ में है कि बेशक प्रियंका गांधी के संसद में आने से राहुल गांधी को नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर मतलब स्ट्राइक रोटेट करने में एक मदद मिल रही है। जो एक आपसी इनकी समझ बूझ है उसका फायदा हो रहा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी हो रहा है, और ओवरऑल कांग्रेस को भी उसका लाभ मिल रहा है। डेफिनेटली प्रियंका गांधी जब सदन में बोलती हैं, और इसको कोई भी व्यक्ति किसी ही रूप में रेखांकित कर सकता है, लेकिन मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से प्रियंका कनेक्ट करती है, और जो प्रियंका में एक विट है, जो एक वाकपटुता और चतुराई कह सकते हैं जो उनमें है, एक ह्यूमर है, वो राहुल गांधी में शायद अभी वो डेवलप नहीं हो पाया है। हो सकता है दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग क्षमताएं और दोनों की अलग अलग शैली है, लेकिन प्रियंका गांधी के भाषणों में विट है, डायरेक्टनेस है, और उनमें एक ह्यूमर है। राहुल गांधी की बातों में अटैक है। तो ये दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कांग्रेस के फेवर में, और प्रियंका गांधी स्टेज सेट करती हैं, विराट कोहली की तरह वो इनिंग डेवलप करती हैं, और राहुल गांधी उस पर आके छक्के चौके मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जोड़ी अच्छी बन पड़ी है लोकसभा में। बिल्कुल, ये जोड़ी अच्छी बन पड़ी है लोकसभा में। किशोर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस लोकसभा वाली स्पीच को लेकर देश में सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि राहुल काफी आक्रामक दिख रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर। छात्रों के साथ 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान, संसद मार्च के दौरान जो कुछ हुआ था, उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनाई। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता भी संसद में जब भाषण देंगे तो राहुल को क्या जवाब देते हैं, उनके सवालों का कैसे सामना करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले कुछ दिन
संसद सत्र के काफी अहम होने वाले हैं, उस पर सबको निगाह बनाए रखनी होगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। जो अपडेट थी वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.